हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए प्रत्येक महीने की पहली तारीख को उस मंथ का मंथली टारगेट डिस्कस किया जाता है। हालांकि व्यस्तता के कारण इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस करूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा जो है वह आयोजित किए जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो अब समय आ गया है जब अभी तक जो हमारा मंथली टारगेट होता था वह प्री कम मेंस पर फोकस होता था, जिसमें मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन ज़्यादा होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे आपको प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स के लिए रिवीजन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वह बेसिकली अब अभी से जो भी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 4 महीने का जो हमारा मंथली टारगेट आएगा वह पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर आधारित होगा। हाँ, अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ठीक ठाक है तो उसी में आप चाहें तो करेंट अफेयर, आईआर वगैरह का जो सेक्शन है मेंस का, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जून महीने की जो मंथली टारगेट को डिस्कस करूंगा, उसमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, इस महीने में आपको जिन टारगेट को चेस करना है उसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर का सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके पहले का अगर हमारा मंथली आपने टारगेट देखा होगा तो जो दिसंबर 2023 का जो हमारा मंथली टारगेट था 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए, उसमें प्री से संबंधित इंडियन पॉलिटी आपको बताया गया था कवर करने को। ठीक है, फिर अगर आप फरवरी महीने का मंथली टारगेट देखेंगे 2024 का, तो उसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बताया गया था मंथली टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर उस समय आपने इसे पढ़ा होगा तो अभी आपको दिक्कतें मतलब कम आएगी, और अगर उस समय आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पुराने वीडियोस हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा हो, कुछ नए अभ्यर्थी जुड़े हुए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल से, तो उनके लिए सारे लक्ष्मीकांत की कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है, एनसीईआरटी में क्या कैसे पढ़ना है, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर होगा जून महीने के मंथली टारगेट के अंतर्गत। ये सारे प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर इंडियन पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को देखते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी के लिए जो सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है सिविल सेवा अभ्यर्थियों के बीच, वह है एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी का एनसीईआरटी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक आती है भारत का संविधान, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजें बहुत कम वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो हमारा सजेशन होगा कि आप प्रीलिम्स के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि एम लक्ष्मीकांत काफी मोटी बुक है, तो क्या सभी चैप्टर्स आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हैं? तो बिल्कुल नहीं, उनमें से आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स का अध्ययन करना होगा, सिलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बुक को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स का, और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू देखिए, वहां पर किस टॉपिक से सवाल आते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करते चले जाइए, उतना ही से प्रश्न आपको बार बार बीपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे जब आप लक्ष्मीकांत बुक को खोलेंगे तो उसमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के दौरान भारत में जो भी विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए हैं उसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा की गई है, और इन सभी जो अधिनियम है उसके प्रमुख प्रावधानों को आपको भी रट लेना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का भारत शासन अधिनियम
1947 तक जो भारत को आज़ादी मिली, उस दौरान जितने भी भारत ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए, चाहे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1813-33 का चार्टर एक्ट हो, 1858 का अधिनियम हो, 1909 का मार्ले मिंटो हो, 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो कुछ भी सुधार से संबंधित कदम उठाए गए हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के दौरान, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद संविधान का निर्माण। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 15 महिलाएं थी, तो कौन कौन सी महिलाएं थी? बिहार से कितने सदस्य थे? शेड्यूल कास्ट से कितने मेंबर थे? टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ? मतलब पूरा जो संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी उस समय, प्रारूप समिति का हेड कौन था, और संघ संविधान समिति, मतलब जितने भी कमिटीज हों उन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर महत्वपूर्ण संविधान का निर्माण। इसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ बहुत लिमिटेड है, प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जब संशोधन किया गया प्रस्तावना में, तो कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से वाद महत्वपूर्ण हैं, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। और आप लोग भले प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा प्रस्तावना लिखने के लिए, लेकिन एक सिविल सेवक के अभ्यर्थी होने के नाते आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना, उसे हमेशा आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि जब आप साक्षात्कार देने जाएं तो वह आपकी बौद्धिकता की जांच करने के लिए वह आपसे प्रस्तावना को पूछ लें कि बताइए प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के समय तो तैयारी नहीं करेंगे स्पेशल उसकी, तो आप लोग कोशिश करें कि जो मेन चीजें हैं उसको आप, जैसे मौलिक कर्तव्य अगर 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इन सभी छोटी छोटी जो चीजें हैं उसे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना के बाद आता है नंबर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और मौलिक अधिकार से प्रीलिम्स में कई सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो आर्टिकल 12-13 तो छोड़ दीजिए, 14 से लेकर 35 तक का सारा आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, किस आर्टिकल के तहत किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, उस आर्टिकल से संबंधित सरकार कौन कौन से संशोधन लाई है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। ठीक है, तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से ओवरऑल कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार हॉलिस्टिक अप्रोच में आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद नागरिकता इस बार के लिए प्रीलिम्स के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि एक आध सवाल आपसे पूछ ले, क्योंकि CAA को जारी करने से संबंधित नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो नागरिकता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो भी है, उन सभी अनुच्छेदों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जैसे 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, किस चीज की चर्चा की गई थी, CAA में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। राज्य के नीति निर्देशकता, तो बिल्कुल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने आर्टिकल हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कब कैसे उसमें संशोधन किया गया है, संशोधन के जरिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण आर्टिकल को उसमें एड ऑन किया गया है, तो इन सभी चीजों को आपको पढ़ लेना है। मौलिक कर्तव्य अभी हमने बताया 11 मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को अच्छे से याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार हो सकता है वहां पर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल है, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, 86वें संशोधन के तहत कौन से कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है मौलिक कर्तव्य छोटा सा चैप्टर है, इसे अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद संसदीय व्यवस्था। देखिए संसदीय व्यवस्था आप देखेंगे तो मेंस का टॉपिक है, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और केंद्र संबंध, ये मेंस का टॉपिक है। लेकिन
हो सकता है कि वहां पर पूछ ले कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन एकात्मक विशेषता को प्रदर्शित नहीं करते हैं या संघात्मक से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी के लिए आपको तैयार कर रहना होगा और इसके लिए सबसे बेहतर यही है आप उसको संसदीय व्यवस्था हो या फिर संघीय व्यवस्था या केंद्र राज्य संबंध, इन सभी को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राज्यीय जल विवाद। आपने देखा होगा कई, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो लगातार न्यूज में आते रहता है कि विभिन्न नदियों के जल स्रोतों को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है। चाहे आपने सुना होगा कावेरी नदी जल विवाद भी को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 10-11 महत्वपूर्ण जल विवाद हैं, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। किस नदी के जल को लेकर कौन कौन से राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति देखने को मिलती है, इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी तरीके से रटना ही होगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, इसमें भी कई सारी चीजें आपको याद करने लायक है। जैसे जब आप आर्टिकल 352 का अध्ययन करेंगे, आर्टिकल 356 का अध्ययन करेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे कि आपातकाल लागू किया जाता है तो कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 में क्या है, 359 में क्या है, 352, 56, 60 में क्या है, कौन कौन से प्रावधान उस समय चेंजेज देखने को मिलती है आपातकाल लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन कब कितने बार लागू किया जा चुका है, बिहार में कितने बार लागू किया आर्टिकल 356 के तहत। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो चैप्टर यहां पर बताया जा रहा है, आप लोग कोशिश करें कि लक्ष्मीकांत बुक में इन चैप्टर को पढ़ लें। और ऐसा नहीं है कि अपने मन से जब तक मन आपका कंप्लीट नहीं हो तब तक पढ़ते रहे, नहीं। मंथली टारगेट का मतलब है कि अगर आपको जून का ये टारगेट दिया जा रहा है तो आपको जून के अंतिम दिन के पहले पहले आपको इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना होगा, ताकि 1 जुलाई को जब मैं अगली बार मंथली टारगेट को डिस्कस करूं तो आप नए सब्जेक्ट को नए सिरे से आप लोग स्टडी कर सके। ऐसा नहीं है कि फिर 2-4 जुलाई तक आप इसी को पढ़ते रहे तो फिर अगले महीने का आपका गड़बड़ हो जाएगा शेड्यूल। ठीक है, हालांकि इस बार अपलोड करने में वीडियो देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी आज 6 तारीख है, आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से कवर करेंगे तो सारी चीजें आपका निस्संदेह कंप्लीट होता चला जाएगा। अगला है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का आप देखेंगे टॉपिक, तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आता है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का भी पद इसके अंतर्गत आता है, और मंत्री परिषद कैबिनेट से संबंधित भी सारे प्रावधान आपको संघीय कार्यपालिका में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। कार्य अधिकार को पढ़ लीजिए, अनुच्छेदों को आप लोग स्पेशली फोकस करिए। राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है, 56 में किस चीज की चर्चा की गई है, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संसद। मेंस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा लंबा चैप्टर है भारतीय संसद, लेकिन आपको पढ़ लेना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको कहाँ मिलेगा, पार्लियामेंट संसद के अंतर्गत। आर्टिकल 123 के तहत किसका वर्णन किया गया है, भारतीय संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, किस भाग में किया गया है। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली अब जो संसदीय गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों का अच्छे से कंप्लीट कर ले। कुछ वर्ड हैं जैसे किचन कैबिनेट वर्ड है, उसे अच्छे से आपको कर लेना पड़ेगा। हंग पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, प्रश्नकाल क्या होता है। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, यानी कि भारतीय संसद पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस यही 2 पढ़ें। हाई कोर्ट से भी संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न अगर पूछा भी गया तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, अन्यथा ज्यादा प्रीलिम्स में इसका स्कोप नहीं है। राज्य कार्यपालिका, जिस प्रकार से संघीय कार्यपालिका का आपको अध्ययन करना है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं तो राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, वहां पर प्रधानमंत्री तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, वहां पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद तो यहाँ पर राज्य का मंत्रिपरिषद ओवरऑल। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका की तर्ज पर आपको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण आर्टिकल
सिलेबस जो है उसे आपको याद कर लेना है और कार्य अधिकार वगैरह जो चीजें हैं उसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। राज्य विधानमंडल, संसद की भांति राज्य विधानमंडल को भी पढ़ लेना है। कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद की शाखाएं हैं, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद में कितने राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मतलब जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं उन सभी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आइए बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए वह है पंचायती राज और नगर निकाय। आप सिलेबस को भी देखेंगे तो वहां पर पंचायती राज का जिक्र किया हुआ है, तो पंचायती राज और नगर निकाय आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, किस भाग से है, किस अनुसूची से है, ठीक है। पंचायती राज के अंतर्गत कौन कौन विषय हैं, कितने विषय हैं, नगर निकाय के तहत कौन विषय हैं, कितने विषय हैं, इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और पंचायती राज से संबंधित सवाल हर वर्ष बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता रहा है। आपको यकीन ना हो तो आप पीवाईक्यू खोलकर देख सकते हैं। संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग मतलब कि वैसे कमीशन, वैसे आयोग जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। जैसे आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की चर्चा की गई है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन, चुनाव निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। संघ लोक सेवा आयोग को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो जितने भी आयोग की चर्चा की गई है संविधान के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, तो इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नीति आयोग का भी आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इसे हमने अलग से इसीलिए लिखा क्योंकि नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जानकारी एकत्र कर लेंगे। संवैधानिक अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आने वाले समय में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आर्टिकल को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं। जैसे 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण को लेकर कौन सा संविधान संशोधन है, नारी शक्ति विधेयक से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का गणराज्य घोषित किया गया, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है संविधान संशोधन से, उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद अंत में दल बदल अधिनियम को भी आप लोग देख लें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दल बदल अधिनियम कब आया, किस संविधान संशोधन के जरिए आया, जैसी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है आपका इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। इंडियन पॉलिटी में आप लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, और जब इतने चैप्टर आप लोग पढ़ लें तो चैप्टर को या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक चैप्टर को आप लोग पढ़ते चले जाएं, और उस चैप्टर से संबंधित या तो आपके पास घटना चक्र बुक है तो वहां पर जो एमसीक्यू दिया गया है उससे आप लोग सॉल्व कर लें, और उस चैप्टर से संबंधित बीपीएससी में जो पीवाईक्यू पूछा गया है उसे आप लोग सॉल्व कर लें, और यूपीएससी में जो पीवाईक्यू पूछा गया उससे भी सॉल्व कर लें, ठीक है। यूपीएससी का स्पेशली सॉल्व करें। यूपीएससी के भी अभ्यर्थी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक को ही पढ़ते हैं, और अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। यानी कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हों या बीपीएससी का, दोनों एक ही बुक पढ़ते हैं, तो सवाल तो वो भी लक्ष्मीकांत पढ़कर यूपीएससी का सॉल्व करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो आप भी बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस जो भी हो पीवाईक्यू, आप लोग कोशिश करें कि पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू उसे वहां से सॉल्व करें, ठीक है। तो यह हो गया इंडियन पॉलिटी का सेक्शन। अब आइए, इसे आपको कंप्लीट कर लेना है पूरी जून के अंतर्गत, और इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी कंप्लीट करना है। हमने कुछ वीडियोस पहले हमने आपके साथ डेली रूटीन को डिस्कस किया था। डेली रूटीन में हमने आपको बताया था कि पर डे कोशिश किया करें कि 2 सब्जेक्ट्स आप लोग पर डे जरूर पढ़ें, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट आपका होगा इंडियन पॉलिटी, दूसरा होगा ज्योग्राफी, और इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो ज्योग्राफी में देखेंगे तो आपको कोई सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी है, सिलेक्टिव स्टडी। आपको सिर्फ और सिर्फ छठा से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ जाना है, ठीक है। छठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक
आप लोग कोशिश करें, अगर थोड़ा सा बेसिक आपका कंप्लीट है तो फिर 8वां से आप लोग शुरू करें, ठीक है। 6ठा 7वां छोड़ दें, 8वां 9वां 10वां 11 और 12, स्पेशली 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल से संबंधित जुड़े सारी चीजें जो है आपको 11th की ज्योग्राफी में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक वीक है तो 6ठी क्लास से लेकर 12th तक बेसिक आपका कंप्लीट है तो 8वां क्लास से आप लोग शुरू करें। और अगर आपके पास समय कम हो तो स्पेशली 11th क्लास की एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ लेना है, इससे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज आप पढ़ते चले जाएं। और दृष्टि का एमसीक्यू एनसीईआरटी का मार्केट में अवेलेबल है, उसे खरीद लीजिए और जिस चैप्टर को एनसीईआरटी में पढ़ते हैं उसी चैप्टर का एमसीक्यू आप दृष्टि आईएएस की जो एनसीईआरटी एमसीक्यू है उसे वहां से सॉल्व करिए, तो इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। हमने फिर बताया कि अगर बेसिक ठीक ठाक है तो 8वीं से शुरू करिए और अगर समय कम हो आपके पास तो डायरेक्ट आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ें। करंट अफेयर जो पढ़ना है आपको, ऐसे तो आपको सितंबर अक्टूबर से ही पढ़ना होगा, एक साल का ऐसा माना जाता है बीपीएससी की तैयारी से संबंधित, लेकिन ज्यादा फोकस जो है आपको जनवरी से लेकर 15 सितंबर 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक का करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय मिले इतना कंप्लीट करने के बाद तो फिर 1 जनवरी से आप पीछे चले जाइए और सितंबर से कोशिश करें, ठीक है। सितंबर से लेकर सितंबर तक पूरी की पूरी करंट अफेयर 1 साल का आप लोग कंप्लीट कर लें, लेकिन ज्यादातर सवाल आपको 1 जनवरी से 15 सितंबर के बीच वाले सेक्शन से ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट डिस्कस किया जा रहा है और उसका पीडीएफ जो है नोट्स का पीडीएफ प्रतियोगिता दर्पण नोट्स का पीडीएफ ₹99 रुपए में हर किसी अभ्यर्थी के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको मेंस का एक जिस पे फोकस करना है, डीआई अगर वीक हो तो जरूर आप लोग डीआई को पर डे सॉल्व करिए, 1 घंटे जरूर आप लोग डीआई को सॉल्व करिए। अगर आपका डीआई ठीक ठाक हो तो ऐसे पे समय जरूर दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। जून तक थोड़ा बहुत आप समय दीजिए। आप कंफर्टेबल अगर फील कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स अगर आपसे कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऐसे डीआई वगैरह सेक्शन पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू तो आपको सॉल्व करना है ही, पर डे कोशिश करें 2 दिन में 1 प्रैक्टिस सेट करें। अगर पर डे 75 एमसीक्यू आप सॉल्व करते हैं तो 2 दिन में आपका 1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा, ठीक है। अभी सही नहीं है कि आपको बैठकर पूरा 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं है। वो जुलाई से आप लोग शुरू करेंगे। अभी 1 प्रैक्टिस सेट को 2 दिन में सॉल्व करिए, या फिर डेली अगर आप एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करते हैं, कोई बुक है आपके पास तो डेली लगभग 50 से 75 एमसीक्यू को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको मंथली टारगेट कंप्लीट करना है और जो भी हर एक महीने की मंथली टारगेट आएगी अब प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो आप लोग कोशिश करें कि इसे कंप्लीट करते चले जाएं और अच्छे तरीके से आपको सितंबर तक पूरी अच्छे तरीके से इसे प्रीलिम्स का जितने सारे सब्जेक्ट हैं उसे कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र एक नए वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी हमारे यूट्यूब चैनल अपलोड करने के सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।